एक क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। DPS RK-Puram was the first school to ask this question. Time given 1 minute to think. बुक बंद कर दो बच्चों, बुक की जरूरत नहीं, बुक में साथ साथ शेयर करता रहूंगा, हमें बुक की भी जरूरत नहीं है बेटा। हाँ, जब क्वेश्चंस करेंगे तब भी बुक बंद रखना, क्योंकि उसमें आंसर दिखेगा बच्चों, यहाँ मैं छुपा दूंगा। हाँ बता, एक्सप्लेन। You have 1 minute to think. That question is on which concept? Sir, I had a doubt ADAS में chapter में अभी ले लूंगा syllabus बच्चों। से regarding सर syllabus के regarding ही है, ऐसे कुछ conceptual doubt नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, बस एक क्वेश्चन ये कर लो, फिर आप मुझसे पूछ लेना। Okay. और उत्कर्ष खन्ना कहाँ गायब हो गया? बहुत बच्चे एब्सेंट हुए, तुझे आइला। आर्यन मलिक, तू क्या आधा समुंदर में है क्या, दिखता नहीं है? स्मार्ट हो गए तो ये मतलब थोड़ी दिखेगा नहीं। ओके, यस देवेश चौधरी, आपका ये पढ़ के आपको क्या समझ आता है? इफ यू डोंट माइंड कैन यू कम हियर और हियर, ताकि मुझे ये दिख जाएगी, ये दिखने दी, सब बच्चे दिख जाएंगे धीरे धीरे। यस यश देवेश, नहीं मतलब ये किससे रिलेटेड लग रही है आपको, ये मैं पूछना चाह रहा था। रिमेम्बर मैंने लास्ट क्लास में कहा नहीं, अच्छा मैं क्या याद दिलाऊं। ओके, माय क्वेश्चन गोज टू नाउ प्रिया मेहरा। अर्जुन चौधरी, या तो कैमरा ऑन कर ले या कट ले यहाँ से। उस दिन मैंने नव्या को बाहर फेंक दिया था, अब तेरी बारी होगी, बता रहा हूँ। यस प्रिया मेहरा। So it's related to the working of investment multiplier. सिंपल मल्टीप्लायर। लास्ट क्लास में ये तो बोल रहा था कि उसने जो खर्चा किया वो दूसरे की क्या बन गया, इनकम, फिर उसका भी तो पेट है, इंडिया गेट है, इतनी बातें इसीलिए तो कर रहा था कि 1 पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन। सो इनडायरेक्टली जो हम कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, कॉल्ड, आंसर मैं नहीं लिखवा रहा, यानी वी हैव टू एक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहता क्या था, अगर मैं फटाफट से याद कराऊं, K इंटू डेल्टा आई इज इक्वल टू कॉल्ड व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये लिखना नहीं है, हमने पढ़ लिया बहुत बारी, बाद में लर्न भी कर लेंगे। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इनकम विल चेंज many times, called K times. That many times is called multiplier. Many times the change in investment, many times the change in investment, and this many times is termed as investment multiplier. चलो आज मैं एग्जांपल चेंज करता हूं और मैं कहता हूं मेरे बच्चे मुझे टेबल बना के देंगे जो उस दिन मैंने बनवाया था, समझाने के लिए सेम पैटर्न पे। लेट अस अज्यूम MPC ऑफ द इकोनॉमी इज 0.9। शो द स्केड्यूल, उसके बाद इंग्लिश हम पढ़ लेंगे। शो द स्केड्यूल रिप्रेजेंटिंग मल्टीप्लायर। और एक और आपको एजम्पशन क्या लेनी पड़ेगी, एज्यूमिंग इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट एज 100 करोड़ या 1000 करोड़, कुछ भी ले लो। आज मैंने 1000 करोड़ ले लिया, आज मैंने 1000 करोड़ ले लिया पुत्र। So time allotted 2 minutes to everyone.
इफ आई रिकॉल, हम कहते थे इन द फर्स्ट राउंड टू बिगिन विद, बिकॉज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज, उसी बेसिस पे मैंने स्टार्ट किया था। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट विल लीड टू चेंज इन इनकम ऑफ, क्योंकि मल्टीप्लायर की वैल्यू टू बिगिन विद 1 लेके चले मिनिमम। अब मैंने ये भी सिखाया था एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन, तो एमपीसी देखो दोबारा से वही चीज करा रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे पता है इस पे एक क्वेश्चन आने हैं 99% इनटू डेल्टा वाई विच इज डेल्टा सी की वैल्यू। एमपीसी हमारा इस क्वेश्चन में कितना है, इनकम में कितना चेंज हुआ, यानी 900, तो सेविंग कितना बचा, 100। इस राउंड की कंजम्पशन विल बिकम नेक्स्ट राउंड की इन्वेस्टमेंट में। अब दोबारा कोई चेंज, इन्वेस्टमेंट में सिर्फ चेंज एक ही बार होगा। क्लियर है मेरी बात बेटा? यस आंटी? ओके, नाउ अब ये 900, इसकी वजह से इसका कंजम्पशन कितना, 0.9 इंटू विच इज, एंड सो ऑन करते करते 810, 729 एंड 81। अब टोटल क्या लिखूं, मुझे पता है के सॉल्व करते हैं, 1/1 माइनस, वो फॉर्मूला हम पहले ही सीख चुके हैं, 1/1 माइनस एमपीसी, तो 1/0.1 विच इज इक्वल टू, इसका मतलब इनकम में चेंज कितना होगा, 10,000। इनकम में चेंज कितना होगा, तो कंजम्पशन कितना, क्योंकि 0.9 इज 90%, और बाकी मेरा सेविंग विच इज, और वैसे भी डेल्टा आई कितना था, बट ये रट्टे मत मारना क्योंकि वो डिफरेंट है, वो इससे अब लिंक, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। इज दैट पॉइंट क्लियर? सारा आपका ठीक था? सर भी आपने चेंज इन इनकम को 1000 कैसे लिखा फर्स्ट राउंड में? एजम्पशन मैंने दिया था ना कि एज्यूम करो कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज 1000 करोड़। ओके। अच्छा, आप और कहते हैं इनकम, चेंज इन इनकम क्यों लिखा? यस सर। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर? सर 1। 1। तो k इज ओके इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा है, तो मैं एज्यूम करके चला कि इनिशियली मेरा मल्टीप्लायर कितना है, 1। ओके तो सर, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट 1000 की है तो मेरी इनकम भी कितनी आएगी, 1000। ठीक है। 1000। दैट इज द रीजन, अगर आप देखो k इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो 1 इंटू डेल्टा आई डेल्टा वाई। क्लियर है पुत्र मेरी बात? यस सर। सो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ है ही। अब आप पढ़ोगे मेरे साथ। हाँ, यहाँ पे एक दो लाइनें एक्स्ट्रा थी, वो क्या थी, that from this table it is clear it is a chain of consumption. Every round consumption depends upon previous round consumption, and every round consumption in comparison to previous round consumption keeps on decreasing, but it can never be zero. तो वो चलते चलते ये वैल्यूज हम कैसे लिखते हैं, उसके लिए हमें इसकी हेल्प लेनी पड़ती है कि हमने अगर एमपीसी 0.9 लिया है तो मेरा मल्टीप्लायर क्या आ रहा है। जैसे पिछली बार मैंने 0.8 लिया था 4/5, तो मल्टीप्लायर 5 था, इसीलिए 1000 से 5000 बना था, इसीलिए 1000 से 5000 बना था। क्लियर है पुत्र मेरी बात? सारा, सलोनी, यस सर। हिमाक्षी, Yes, sir. आर्यन मलिक, अर्जुन चौधरी, यस सर। ओके। अच्छा, ऑनलाइन में जस्ट रेज योर हैंड, किसका ठीक था पूरा? 1 2 3 4, सारा एक्सेप्टेड, सारा आई एम हैप्पी यू एक्सेप्टेड। सर मैं हमेशा एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे फटाफट से, अब ये टाइम पास है जो मैं ही पढ़ के सुना देता हूँ सो दैट इट गेट रिकॉर्डेड ऑल्सो। वो क्या कहता है, द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट 1% एक्सपेंडिचर इज, इसीलिए मैंने यही लाइन लिख दी क्योंकि डीपीएस आर के पुरम में पहली बार ये लाइन पूछी गई थी। 1% एक्सपेंडिचर इज another person income, defend 4 marks. This is what you have to do. So when an additional investment is made called delta I, then income increases many times more than the increase in, जैसे मैंने बोला था k times the increase in investment, so that many more time is called k, which is nothing but multiplier. तो उसको अब आप एक्सप्लेन कर रहे हो। Let us assume delta I इन्होंने कितना ले लिया, 100, मैंने 1000 लिया था,
एंड देन इन द फर्स्ट लाइन डेल्टा वाई भी कितना बन जाएगा? क्यों? क्योंकि वही से कि मिनिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 1 एंड देन इफ एमपीसी इज एज्यूम, assumption लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दो assumption थी, डेल्टा आई एंड एमपीसी, एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट। देन द रिसिपिएंट ऑफ दिस एडिशनल इनकम विल स्पेंड 90% ऑफ 100 करोड़, हमारे में 1000 करोड़ का था, so 90 crore as consumption and remaining amount will be same. It will increase the income by in the, क्योंकि आपकी consumption will become second round की income. In the next round 90% of additional income of 90 जो हमारा 900 था will be spent on and remaining will be, कोई इंग्लिश याद करने वाली है यार ये। The multiplier process will go on till the consumption expenditure in every round will be, क्योंकि इस राउंड का कंजम्पशन इज 0.9% ऑफ एडिशनल इनकम रिसीव्ड फ्रॉम, जो प्रीवियस राउंड की कंजम्पशन थी वो इस राउंड की इनकम थी। द मल्टीप्लायर प्रोसेस इज शोन, दिखा दिया उन्होंने। इन्वेस्टमेंट 100 ही रहेगी, वो 100 जैसे मेरा 1000 था सेकंड। अच्छा, वो तो चेंज कर ही नहीं सकता ना। सेकंड राउंड में इन्वेस्टमेंट क्यों आएगी? इन्वेस्टमेंट तो हमने एक ही बार की ना, हमने कहा एडिशनल इन्वेस्टमेंट, उसके बाद दोबारा इन्वेस्टमेंट थोड़ी की। मैंने इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाया, मैंने जो पैसा कमाया वही आपकी इनकम बन गया। अब आप स्पेंड कर रहे हो, फिर आप स्पेंड कर रहे हो, इनकम कंजम्पशन, इनकम कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ मैंने की थी, तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ फर्स्ट राउंड में आई थी। ऑलराइट, नाउ उसके बाद उन्होंने लास्ट में लिख दिया दस एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 लीड्स टू दिस एंड एज अ रिजल्ट डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई इज 10, जो आपने पहले एमपीसी की फॉर्म में सॉल्व कर लिया और डेल्टा वाई की फॉर्म में दिखा दिया। अब इस क्वेश्चन को कई बार टीचर कैसे पूछता है पुत्र, ये तो उन्होंने कर दिया, ये नहीं, मैंने बार बार एक ही बात बोली है, मन्नत स्कूल में पूछ के आना है बेटा, फर्स्ट राउंड इसको लिखेंगे या जिसको ये सेकंड लिखते हैं उसको फर्स्ट लिखेंगे। पिछले साल बहुत स्कूल में नाटक हुए, आई गो विद दिस, पहला राउंड तो यही है, जो इन्वेस्टमेंट से इनकम आई वो कहते हैं इसको नहीं, जो सेकंड है उसको फर्स्ट राउंड लिखो, तो पहला क्या हवा में, तो वो मेरे को नहीं समझ आता अगर किसी का स्कूल कहता है तो। नाउ ये राउंड से क्या फर्क पड़ता है, एट टाइम्स दे विल गिव यू अ क्वेश्चन एंड दे विल से हाउ मच इज द इनकम जनरेटेड आफ्टर थर्ड राउंड, दिस इज द टोटल यू हैव टू टेल। टोटल इनकम जनरेटेड वी नो दैट इज मल्टीप्लायर वाला कॉन्सेप्ट, बट वो बीच में राउंड में पूछ ले तो आपको वहां तक सॉल्व करना है, उसकी इनकम को ऐड करना है, दैट बिकम्स योर टोटल एडिशनल इनकम जनरेटेड टिल द एंड ऑफ दैट राउंड, और एडिशनल कंजम्पशन और मे बी एडिशनल सेविंग, वो इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। यू जस्ट हैव टू सम इट टिल द राउंड दे आर आस्किंग फॉर इट। सो फार सो गुड, ओके। मुझे नहीं पता किसी के स्कूल में कराई है कि नहीं कराई, बट आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क। Algebraic relationship between K and MPC. ये रेक्टिफिकेशन वाला ने, मैं एक चीज भूल जाता हूँ, एक मिनट देना बच्चों। मेरे को याद आ गया, मैं भूल जाता हूँ। डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस, एंड एट इक्विलिब्रियम लेवल डेल्टा एस इक्वल्स, बोलो डेल्टा आई। थैंक यू। एट इक्विलिब्रियम लेवल और change in income is equal to change in consumption plus change in saving. Then at equilibrium level delta S will be equal to delta. So can I rewrite this equation as now divide both sides by, बस ये चीज सीखने वाली है, बाकी सब बकवास है, by delta y, क्योंकि मुझे एल्जेब्रिक रिलेशनशिप का मतलब ये इक्वेशन बना के दिखानी है आपको। मुझे ये इक्वेशन कहां से आई जो मैंने रटवाई थी आपको, बस वही बता के बतानी है ना। दोनों तरफ मैंने डेल्टा वाई से डिवाइड कर दिया,
डन। अच्छा, अब आराम आराम से चलते हैं। ये मेरा क्या हो गया? 1 MPC. अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूं, अगर मैं इसको क्या कर दूं, रेसिप्रोकल, तो क्या बन जाएगा? ये 1/1 माइनस एमपीसी, और वो क्या बन जाएगा पुत्र? डेल्टा वाई बाय, एंड विच इज नथिंग बट, यही वो प्रूव कर रहा था बेटा। यहाँ पे कहाँ मर गया जो उन्होंने प्रूव किया? स्टार्ट किया पहले इससे कि y is equal to c plus i, then putting delta both the sides, it becomes delta y is equal to delta c plus delta i. मैंने जान के डेल्टा c plus डेल्टा s से स्टार्ट किया ताकि मैं बता सकूं एट इक्विलिब्रियम लेवल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स आर, अदरवाइज मैं भी इससे स्टार्ट कर सकता हूं, जैसे मर्जी स्टार्ट कर लो। हो गया मेरा प्रूफ। सो दिस इज द एल्जेब्रिक डेरिवेशन ऑफ वाई के इज, शुरू में तो न्यूमेरिकल कराते वक्त मैंने रटवा दिया था, बट दिस इज द एल्जेब्रिक डेरिवेशन। चलो मान लो मैंने आपको इतना ही सिखाया था। अब क्या आप मुझे मल्टीप्लायर की डेरिवेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एमपीएस बिना बुक खोले ईमानदारी से खुद करके दे सकते हो? कोशिश। हाँ, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द स्क्रैच। मैं नहीं करूंगा, आई वांट यू गाइस टू डू इट। आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स, पॉजिंग द कैमरा ऑफ। देखो, पेपर में अगर आए तो आप इसी को स्ट्रेच करके भी लिख सकते हो जैसा बुक में दिया है, बट अदरवाइज दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। अपने अपने स्कूल में पूछना बच्चों। एक सेकंड पुत्र, वो हमारे भाई साहब कहते हैं डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा c प्लस डेल्टा s, देन डेल्टा y अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा c। इसने वही रिलेशनशिप यूज किया, कौन सा? एमपीसी एमपीएस का जो रिलेशन था। करेक्ट मेरा बेटा? कहता है ये 1, ये एमपीसी, और ये बन गया। अब कहते हैं ये बन जाएगा 1 माइनस इज इक्वल टू, रेसिप्रोकेट कर दो, 1/1 माइनस is equal to, and we know 1/1 minus MPC is, क्योंकि ये तो हमें मालूम ही है ना। बट डायरेक्टली देखो, मैं वही कह रहा हूँ बच्चों, जो बट इसमें आपने डेल्टा आई को तो यूज ही नहीं किया ना, इसमें आपने डेल्टा आई को तो यूज ही नहीं किया। तो प्लीज स्कूल में पूछ लेना, क्या मैम अगर हम ये करेंगे तो कोई नंबर तो नहीं काट दोगी, क्योंकि संदीप गर्ग में ऐसा नहीं दिया हुआ। इज दैट पॉइंट क्लियर सारा? यस सर, मैंने अलग किया था थोड़ा बिकॉज़ आई थॉट एमपीसी को इन्वॉल्व। मैं वो भी सुन लेता हूँ। आई रिपीट, ईदर यू कंटिन्यू दिस ओनली कि वी नो दैट 1/1 माइनस एमपीसी इज एमपीएस, मतलब शुरू इसी से पूरा करते हुए जो आप लोग बोल रहे थे, एंड वहां पे फिर आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी बाय राइटिंग इन द ब्रैकेट एमपीसी प्लस एमपीएस त्रिशा इज इक्वल टू, कि आपने ये क्यों किया, मतलब उसी पूरे को दोबारा से किया और उसको कंटिन्यू कर दिया। इफ योर टीचर ऑब्जेक्ट्स, अदरवाइज आस्क टीचर मैम कैन वी डू दिस, if she says yes then go for it, otherwise no। हम यूज करते हैं ना बच्चों, that is proved। हमें सिर्फ with respect to MPS करना था। ऐसे कर सकते हैं डेल्टा s इक्वल्स डेल्टा i एंड देन दोनों साइड्स को डेल्टा y से डिवाइड कर दिया एंड देन रेसिप्रोकेट कर दिया। यस सर, मैंने भी ऐसे ही किया। एक बार तो आप बोलो सारा, आप क्या कह रही हो? बोलो सर डेल्टा s इक्वल्स टू डेल्टा i, फिर दोनों साइड्स को डेल्टा y से डिवाइड कर देना। डेल्टा s इज इक्वल टू डेल्टा i, एट then इक्विलिब्रियम divide both sides by, डेल्टा y, so delta i by, डेल्टा y। So sir, it will become MPS is equal to 1/k. आप रेसिप्रोकेट कर रहे हो आप? Yes sir.
तो सबसे पहले तो इसको एमपीएस लिख देते हैं ना, एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा आई बाय, देन रेसिप्रोकेट करने पे 1 अपॉन एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय, एंड डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई इज, दैट इज आल्सो डन। और ये मोर अप्रोप्रिएट हो जाएगा, रीजन भी आपने के तो दिखाई दिया ना, इसमें आपने के डायरेक्टली यूज किया, सो आई गो विद सारा इन दैट केस। मतलब डिफरेंट वेज हैं, या तो उसी को कंटिन्यू कर दो बच्चों पेपर में, या आप ये वाला वे कर दो, या आप ये वाला, बस स्कूल में पूछ लेना मैम कैन वी डू ईदर वे अराउंड इफ द एल्जेब्रिक डेरिवेशन कम्स। इक्विलिब्रियम लेवल हम ये अज्यूम करके चलते हैं जब भी हम ये इक्वेशन प्रूव कर रहे होते हैं, दैट वी आर एट इक्विलिब्रियम, एंड एट इक्विलिब्रियम लेवल AD is equal to C plus I is equal to, यानी S is equal to I. So if S is equal to I, so delta S will be equal to delta I. सर इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं कि जो फर्स्ट आपने लिखा है डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, हाँ बेटा। तो डेल्टा सी को हम अगर LHS पे ले जाएंगे तो फिर देन वो वहां से भी आ जाएगा कि चेंज इन सेविंग्स इज इक्वल टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अगर हमें लाइक आई वाज थिंकिंग कि इक्विलिब्रियम हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं। चेंज इन सेविंग इक्वल टू चेंज, वो तो करना होता है बच्चों। एक बात बताओ ना, जो पिछले वाला किया था मतलब उसमें भी तो यही किया था मैंने। यस सर, बट लेकिन सर इसी वाली इक्वेशन में अगर आप चेंज इन y माइनस चेंज इन c कर दोगे तो फिर वो भी तो सेम आ जाएगा, चेंज इन s इक्वल्स चेंज इन i, या फिर उसकी जरूरत नहीं है? उसकी जरूरत नहीं है बच्चों, आई थिंक दिस इज मोर एप्रोप्रिएट। ठीक है सर, ओके गॉट इट। आई विल से दिस इज मोर एप्रोप्रिएट बच्चों। ओके सर गॉट इट। हिमाक्षी मैंने पिछली क्लास में कहा था एक क्वेश्चन मुझे याद दिलाना जो मुझे कराना होगा। ओके, मुझे वो क्वेश्चन मिल भी गया था। ओके लिखते हैं क्वेश्चन क्योंकि वहां हाँ याद आ गया मुझे। मैं आपके आने से पहले होमवर्क करके बैठा हूँ आज। आदत है मेरी, मैं पढ़ाने से पहले जो भी पढ़ाना होता है वो थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, चाहे बेशक आज 10 पता नहीं 20 साल हो गए, बट आदत है। Economy is working at underemployment equilibrium level of income, that is rupees 12,000 crores. Full employment equilibrium ब्लैक, वैसे डार्क कम है लाइफ। is attained at rupees 20,000 crores. त्रिशा बजाज क्यों याद आई? याद आ गया। For every rupee one earned, 60 पैसा is spent on consumption. मैंने थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी है, बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्ले विद द वर्ड्स। 60 पैसे spent on consumption. Find out the investment needed to attain full employment equilibrium.
Time allotted 2 to 3 minutes. I just need loo break. सर मेरा हुआ नहीं हाँ, सर मेरा हुआ नहीं yes, Angel. Yes. Divij. 20 rounds. नहीं ना, ओके चलो। मतलब मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए थे, पहले भी कम तो नहीं कराए थे उत्तर, फिर भी एक क्वेश्चन पूछ लिया। बट एक सिंपल थी बात, मैं हमेशा कहता हूँ आई टीच द सेम थिंग टू माई ओन सन, कि मेरे बड़े पापा मुझे कहते थे, उसके दादू मेरे बड़े पापा, कि फर्स्ट रीड व्हाट द क्वेश्चन वाज। मैंने क्वेश्चन पढ़ा, उसकी भी यही गंदी आदत है, वो ढंग से पढ़ता नहीं, मार खाता है। फाइंड आउट द इन्वेस्टमेंट नीडेड टू अटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसका मतलब हम अभी फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम, हम किस पे काम कर रहे हैं और कितना कमा रहे हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट पे कितना कमाएंगे? ओ, तो उसने मुझे डेल्टा वाई कितना दे रखा है? इस क्वेश्चन का पहला इंपॉर्टेंट कैच, इस क्वेश्चन का हिमाक्षी पुत्र पहला इंपॉर्टेंट कैच, कि वो कहते हैं फाइंड आउट द इन्वेस्टमेंट नीडेड, ठीक है, इन्वेस्टमेंट नीडेड टू अटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसका मतलब हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम नहीं कर रहे नहीं हैं। कर रहे। अच्छा, अंडर एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहे हो, तो क्वेश्चन ने बोला भी था वर्किंग एट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे जाने के लिए साला इनकम में कितना चेंज करना पड़ेगा? यानी क्वेश्चन ने बता दिया डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई के लिए अगर वो इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है, तो यानी वो मुझसे क्या पूछ रहा है? तो मैंने ये क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन निकाली। अब आगे पढ़ लेता हूँ। ये चीज जो मैंने लिखी, बस मैंने लैंग्वेज चेंज कर दी। त्रिशा आंटी ने मुझसे पूछा था कि 20% ऑफ द इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, कुछ ऐसा ही था। मैंने उसको चेंज कर दिया, 1 रुपए में कितने पैसे? 100 पैसे। तो 100 पैसे की इनकम फॉर एवरी रुपी 1 अर्नड, यानी एडिशनल 100 पैसे जब मैं कमाता हूं, मैं एडिशनल कंजम्पशन कितने पैसे की करता हूं? ओ, इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग एमपीसी। क्वेश्चन खत्म। करना क्या था इसमें? कुछ भी नहीं करना था पुत्र, बस इंग्लिश को इंटरप्रेट करना था, और कुछ था ही नहीं। सो देयरफॉर के का वन ऑफ द फॉर्मूला इज 1/1 माइनस, क्योंकि जब तक मैं के नहीं निकालूंगा मैं अपना डेल्टा आई कैलकुलेट, क्योंकि मुझे पता है डेल्टा आई वर्ड यूज होता है के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई में, तो आई नीड के। अब मैं इसी के सामने कभी इक्वेट मत करना, पेपर में टीचर नंबर काट लेगी। आप इस इक्वेशन को अलग लिखना और इसको अलग, अदरवाइज मैं डायरेक्ट भी तो इक्वेट करके निकाल सकता हूँ, पेपर में नहीं करना। पेपर में आपको के निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो ठीक है, 1/1 माइनस 0.6 which is 2.5. So 2.5 into delta I is equal to, so delta I will be equal to 8,000 upon कितना आगे बता? खत्म का? Who got it right online? तीन लोगों का ठीक, 4 लोगों का ठीक, नॉट बैड। 2 मिनट रुक जाओ, राहुल आ रहा है। राहुल को फोन कर दो आप। डन, चलें आगे। ओके, अब ये बुक नहीं है। पहले तो मुझे बताओ इफेक्टिव डिमांड था क्या? किसी को याद है डेफिनेशन ऑफ इफेक्टिव डिमांड? मैंने क्लास में छोटी 1 मार्क का डेफिनेशन कराई थी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इफेक्टिव डिमांड? किसको याद है? अच्छा चलो, व्हाट इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम? What will be, what is equilibrium level of income? Trisha? Equilibrium level of income is when change in the income.
हाँ बेटा, है क्या हो गया बेटा, मैं कोई रॉकेट साइंस पढ़ा रहा हूँ? अभी आज कितनी बार यूज किया हमने, एट इक्विलिब्रियम लेवल व्हाट इज इक्वल टू व्हाट? यस एंजल, Aggregate demand is equal to aggregate supply. उसी को इक्विलिब्रियम, उसी को व्हाट यू कॉल दैट एज हम इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये बोर्ड का क्वेश्चन था कंपार्टमेंट पेपर का। आई जस्ट डिस्कस। हेलो राहुल, थोड़ा पहले वापस आ जाओ, वो काम बाद में कर लेना, कोई आया हुआ है देख। वो क्वेश्चन था, एक सेकंड। ये तो क्वेश्चन था, मैं पीछे रह गया। एक बार बुक में देखो बेटा, कौन से पेज पे, जरा एक बार किसी के पास बुक है तो। इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल बच्चों, मिल क्यों नहीं रहा? पेज नंबर लिखना भूल गया, उसमें यही गलती होगी मेरे से। ये रहा, मिल गया बेटा। ये सीबीएसई का बोर्ड क्वेश्चन है बच्चों, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे ये वैल्यूज मत रटने बैठना, मैं बस सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ, इफेक्टिव डिमांड इज दैट लेवल ऑफ इनकम वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट विच इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम लेवल ओनली। बस उसको हमने नाम क्या दे दिया, इफेक्टिव डिमांड। व्हाई वी कॉल इट एज इफेक्टिव? क्योंकि इफेक्टिव डिमांड में जितनी डिमांड है उतनी तो डिमांड इज इफेक्टिव, नीदर देयर इज अ शॉर्टेज और नॉर देयर इज अ सरप्लस। So indirect way of saying equilibrium level is also a concept of effective demand. उसके बाद आप वैल्यूज लेके प्रूव कर दो। हाँ बच्चों, वैल्यूज कुछ भी ले लो बच्चों, अपना वही कंजम्पशन फंक्शन वाला यूज कर लो जो 100 प्लस 0.85 वाला है। इन्होंने भी बड़ा सिंपल दिया हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे 100 का चेंज तो हम करते हैं इनकम में, 50 से स्टार्ट करके बार बार 50 का चेंज कर दिए। और आपने दोनों अप्रोच से दिखाना है, सेविंग इन्वेस्टमेंट से भी और एंड में लिख दिया एज द शेड्यूल शोज इफेक्टिव डिमांड इज ऑब्टेन्ड एट 300 लेवल ऑफ इनकम व्हिच इज नथिंग बट, तो बस कॉपी पे सिर्फ इतना लिख के छोड़ दो, इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम विद बोथ द अप्रोचेस। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम विद बोथ द अप्रोचेस। So far so good. All right. अब कुछ क्वेश्चन आज मैं पूछूंगा बच्चा पार्टी आपसे, कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा बच्चा पार्टी आपसे। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 17, एक एक करके अब ऑफलाइन ऑनलाइन खेलेंगे। टू स्टार्ट विद ऑनलाइन नाउ। अर्जुन तो स्मार्ट लग रहा है, तो सलोनी गायब हो गई। सलोनी, सलोनी क्वेश्चन 17 पढ़ो बेटा। An economy facing unintended accumulation of inventories would try to reduce aggregate demand. Do you agree with the given statement? Support your answer with valid reasons. क्योंकि आज मैं जो पढ़ा चुका हूँ उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूँ, एंड देन आई एम डन विद दिस चैप्टर। सिर्फ एक ही पार्ट रह जाएगा यहाँ से, वो करने वाला एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड वाला, इन्फ्लेशनरी गैप डिफ्लेशनरी गैप। यस बच्चों, डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? यू कैन टेक 1 मिनट, एवरीबॉडी कैन टेक 1 मिनट टू थिंक द आंसर। बस बुक बंद कर देना, बुक मत खोलना, उसमें आंसर दिख जाएगा बच्चों। क्वेश्चन कहता है अनइंटेंडेड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, मतलब इन्वेंट्री पाइल अप हो रही है, यही मतलब हुआ ना। तो सोचो, मुझे नहीं पता, would try to reduce the aggregate demand. Do you agree with the given statement? Yes or no, whatever you say, you have to support it with a valid reason for 3 marks or maybe for 2 marks at times, you never know. क्योंकि इस बार 1 marker तो कोई है नहीं, we have 2 markers to begin with, 2, 3, 4 and 5. 2, 3 and 5, I think 4 भी नहीं है। Yes Saloni, do you agree with the statement?
No, sir. Okay, then tell me why you don't agree with the statement. So because if inventory is piling up, then demand is less than supply, so we need to increase demand and not reduce it. If inventory piles up, इसका मतलब inventory pile up हो रही है यानी good sale नहीं हो रहे यानी supply. So aggregate supply is greater than aggregate demand. तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो प्रोड्यूसर और गुड्स बनाना पसंद, rather he will decrease the employment of, as a result the national income will, and as a result aggregate demand will further decrease. Sorry, aggregate supply will, और वो क्या कह रहा है, would try to reduce, no, it will try to reduce supply because aggregate demand तो already कम है. डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ाना चाहेगा कि घटाना चाहेगा? तो बढ़ाना चाहेगा ना डिमांड. नहीं बच्चों देखो, मैं डिमांड, वो कह रहे हैं would try to reduce aggregate demand. वो aggregate demand क्यों कम करना चाहेगा? वो aggregate supply कम करना चाहेगा. वो तो हमने बोल दिया. वो एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना चाहेगा या फिर वो एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना चाहेगा? एग्रीगेट नहीं बच्चों देखो, आप मुझे पहले वो प्रोसेस समझाओ. If planned saving is greater than planned investment, what happens? सेविंग ज्यादा है, कंजम्पशन कम है. कंजम्पशन कम है तो डिमांड कम है, तो डिमांड को कैसे बढ़ाएगा? रादर उसकी जो गुड्स बने हुए हैं उसको बेचने की कोशिश करेगा जो बच गए हैं, और उस चक्कर में वो अपनी प्रोडक्शन तो प्रोडक्शन कम कर देगा, तभी तो उसकी एग्रीगेट सप्लाई या नेशनल इनकम कम होगी. ही वुड ट्राई टू रिड्यूस एग्रीगेट सप्लाई, ना कि. इज दिस पॉइंट क्लियर सुयश? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वो इन्वेंटरी अपनी कम करना चाह रहा है तो उसको जो डिमांड बढ़ानी पड़ेगी ना. वो कैसे डिमांड बढ़ा सकता है बच्चों? मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई वो एक पर्टिकुलर कमोडिटी से तो बात कर नहीं रहा. टोटल सप्लाई में उसका क्या रोल है? प्रोड्यूसर किसको कंट्रोल कर सकता है? तो डिमांड को कैसे कंट्रोल कर सकता है? क्लियर है बच्चों मेरी बात? ओके. ही कैन एडजस्ट हिज सप्लाई on the basis of demand, but he cannot change demand. All right, clear है? सलोनी बुक खोली हुई थी. अब देखो ऑनलाइन का यही होता है ना, वहीं शक ही जाता है. यस सलोनी? Yes, sir. करिए यस सर. मैंने पूछा था बुक खोली हुई थी, आपने बोला यस सर. No, Okay, no, मैं sir. आंसर पढ़ देता हूँ. The situation of unintended accumulation of inventory arises when the ex ante aggregate demand is lesser than the ex ante. This could pile up the stock with the producer. Thus, to tackle this situation, the economy must increase aggregate demand. But क्या वो aggregate demand बढ़ा सकता है? नहीं सर, बट मैं ये बोल रहा हूं कि इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड. वो कह रहे हैं he will try to reduce aggregate demand. क्या वो aggregate demand को reduce कर पाएगा? नहीं, वो aggregate demand को तो reduce नहीं कर पाएगा. वो अपना गुड्स बेचने की कोशिश करेगा, जिस चक्कर में वो अपनी प्रोडक्शन कम कर देगा. बट अपनी प्रोडक्शन कम करके वो उन गुड्स को बेचेगा तो उन गुड्स की डिमांड क्रिएट करेगा. हाँ, एंड में लिखना पड़ेगा, एंड में आपको वो चीज लिखना पड़ेगा. बट कैन यू कंट्रोल डिमांड? नो. ही विल ट्राई टू, कैसे? अपने गुड्स की सप्लाई वहीं पे रोक के उन्हीं गुड्स को सप्लाई करेगा. बट हम प्राइस की डायरेक्टली बात नहीं कर सकते. ओके, चलते हैं आगे बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक बार अब अपनी आंखें बंद कर लेना प्लीज, ऑफलाइन वाले, क्योंकि वो क्वेश्चन साथ साथ आ जाते हैं ना. राइट, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ है, दोबारा पूछूंगा. अब बारी आ गई ऑफलाइन वालों में से सिद्धांत पांडे की. यस सिद्धांत पांडे, क्वेश्चन नंबर 1. Investment and consumption expenditure is 50 crore and NPS is 0.2, level of income is 4,000 crore. State whether the economy is in equilibrium or not. Cite reasons. सब लोग साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं पूछ उससे रहा हूँ. कहते हैं मेजर द लेवल ऑफ एक्स एंटे. मेरे को ना एक्चुअल में एक काम करना था, अब चलो अब कर देता हूँ. वैसे तो अब आपको हिंट मिल गया होगा, समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ. मुझे ये छुपाना था पुत्र.
छुपाना भी नहीं आता। ये देखो चीटर, नालायक। ये सिद्धांत में आपकी वेट कर रहा हूं बेटा। ये क्वेश्चन 2 बार करवाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि स्कूल में 90% प्रोबेबिलिटी होती है एक बार जरूर आता है, चाहे वो साइकिल टेस्ट, क्लास टेस्ट, किसी में भी ले ले या प्रैक्टिस टाइम पे करा ले, कराते जरूर है। हिमाक्षी हो गया बेटा? एक सेम क्वेश्चन दिखा दो इनकम। मैंने क्वेश्चन दिखाया नहीं क्या मेरे बेटे को? सॉरी सर एडी होता है। अच्छा, आप आंसर बता रहे हो, बताओ क्या आंसर है आपका? 3250 आ रहा है सर। जैसा आपका मानना जौहर, सेम आपका आया कुछ है नहीं, ऐसी वही आया। यस सुयश बख्शी, देवेश चौधरी, उतना टाइम तो लगता है। यस त्रिश, तू हाथ पटेगा, पढ़ नहीं रही इसका मतलब है पेपर चल रहे हैं क्या स्कूल में? क्लास टेस्ट वगैरह अरे यार क्लास टेस्ट के लिए तुम यहाँ फिर फायदा क्या पढ़ने का यार? ओके, और एक बच्ची है वो अपनी कॉपी खोल के देखी जा रही है, मेरे फॉर्मूला कहाँ लिखे थे। क्लास खत्म हो जाएगी तब तो खुद की कॉपी में खुद का फॉर्मूला नहीं मिलना। ओके, एग्रीगेट डिमांड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? C प्लस आई। सी को हम कैसे लिख सकते हैं? देन C बार प्लस आई इज कॉल्ड, हाँ A बार एक्चुअली, A बार प्लस B बार और सिंपली A। अब एग्रीगेट डिमांड निकालना है। A बार मुझे कितना दिया है? MPC कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? भाई 0.2 अगर MPS है तो MPC into income. Is the economy in equilibrium? No, because aggregate demand तो 3250 आया, which is not equal to aggregate, क्योंकि level of income कितना दिया हुआ था? 4000, and national income and aggregate supply is one and the same thing. तो ठीक है, हमारा economy is not in. Okay, my last question related to this question to David Chaudhary. ऑनलाइन पूछ लिया था, अभी ये मैंने क्वेश्चन ऐसे पूछा नहीं, ऑनलाइन पूछते हैं। सारा योर टर्न नाउ। Yes, सारा नहीं, sir. सारा से मैंने पूछ लिया था। Yes, sir. प्रिया मेहरा, प्रिया मेहरा, Yes, sir. what does it represents? It is not in equilibrium, but what does this situation represents? What does this situation represents? बोल पुत्र। Disequilibrium. Sorry? Disequilibrium. Equilibrium नहीं तो disequilibrium. Okay. Yes. अर्जुन चौधरी। सर इन्फ्लेशन नहीं सर, इन्फ्लेशन का जो उल्टा होता था वो है ना इसमें कि रेस आता है। आर्यन मलिक। डिफ्लेशन। हाँ सॉरी, हिमाक्षी। Sir, underemployment. मन्ना जौहर। Aggregate demand is less than, leading to situation of, जो टॉपिक आगे पढ़ाना है बट
बचपन में भी तो पढ़ा था माइक्रो में, एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई, बस यहाँ एक्सेस सप्लाई की जगह हम क्या बोल देते हैं, डेफिसिट डिमांड। एंड यस, जो उसने भी बोला आर्यन मलिक गलत नहीं था। एंड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन जो हम बाद में पढ़ेंगे, आज तो नहीं पढ़ पाएंगे, लीड्स टू ए सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। नहीं कह सकते अंडर एम्प्लॉयमेंट, क्या डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, कैसे कह दूं अंडर एम्प्लॉयमेंट यार। और इक्विलिब्रियम वर्ड तो बिल्कुल ही नहीं यूज कर सकता, बिकॉज वी आर नॉट एट, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट या ओवर एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम तो है ही नहीं इस केस। Either it represents the situation of excess demand if aggregate demand is more than aggregate supply, or it represents the situation of deficit demand if aggregate demand is less than aggregate supply. सर जो अंडर एम्प्लॉयमेंट का ग्राफ होता है वो यही तो रिप्रेजेंट करता है कि एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। नहीं बच्चों, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में वो इक्वेट तो हो ही रहा होता है ना सप्लाई के साथ, इक्वल तो होता ही है ना। वो विद रिस्पेक्ट टू फुल एम्प्लॉयमेंट आप कहते हो कि वी आर एट अंडर एम्प्लॉयमेंट, बट इक्विलिब्रियम तो आप दिखा रहे होते हो ना, इसमें तो इक्विलिब्रियम ही नहीं है बता। ओके सर। इज दिस क्लियर बेटा? यस सर। ऑलराइट, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन कई बार टीचर डाल देते हैं, मैं तो डाल ही देता हूँ इसलिए मैंने पूछ लिया। अभी ठीक है मैडम, क्या हाल है बीमार की? बीमारी कुछ बेटर हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बारी। नहीं, ओके सब आंखें बंद करो यार प्लीज, मैं बार बार ना यहाँ से छुपा नहीं सकता वो, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिक ढूंढ के रखे थे। ये वो क्वेश्चन है बच्चों जिन पे ना हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड डीपीएस 45 सुशांत लोग आर नोन फॉर दीज क्वेश्चन। अनन्या धानुका आपके स्कूल से हेड गर्ल थी किसी जमाने में 2-3 साल पहले, अभी वो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इको ऑनर्स कर रही है। शी वॉज माई स्टूडेंट, उसने ये 2 क्वेश्चन मुझसे पूछे थे क्योंकि आपके स्कूल में ही आए थे। क्वेश्चन नंबर 1, आप वो बारी आ गई, आज देवित पढ़ के नहीं आया इसलिए मजा नहीं आ रहा पूछने का, 2 ही बच्चों से पूछते जब बाकी तो सारे गधे बैठे हैं लगता है। चलो सुयश कहता नहीं मुझसे पूछो, मैं सबसे बड़ा गधा हूँ। यस सुयश, क्वेश्चन नंबर 11, इकोनॉमिस्ट्स आर जनरली कंसर्न्ड क्वेश्चन अबाउट। दिख नहीं रहा हाँ बेटा, सर, क्वेश्चन नहीं दिख रहा। पहले बोलो आबरा का डाबरा, गिली गिली छू। ये देखो, economists are generally concerned about the rising marginal propensity to save in an economy, explain why। ये बोर्ड का क्वेश्चन है बच्चों, और इसी से मिलता जुलता भी एक क्वेश्चन और पूछूंगा। इकोनॉमिस्ट, आप बोर्ड पे क्वेश्चन देख सकते हो पुत्र, आर जनरली कंसर्न्ड अबाउट द राइजिंग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इन द इकोनॉमी, एक्सप्लेन व्हाई। टाइम अलॉटेड 2 मिनट्स, आराम से सोचो, मैं बैठा। किससे पूछे मैंने ये क्वेश्चन? हाँ ओह अच्छा, वो तो कहता 2 घंटे बैठ रहे हो, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, थोड़ा सा सोचो बच्चों। आप पढ़ चुकी हो, एमपीएस कर चुकी हो, एमपीसी कर चुकी हो, उसका रिलेशनशिप आपको आता है, उस मैंने हिंट भी दे दिया, उस रिलेशनशिप को इनडायरेक्टली यूज करो, आंसर मिल जाएगा। उस रिलेशनशिप को इनडायरेक्टली यूज करो, आपको आंसर मिल जाएगा। यस बख्शी साहब, चलो आप और मैं, बट बात आप और मैं ही करेंगे। बख्शी वो कहता है इकोनॉमिस्ट आर जनरली कंसर्न्ड अबाउट राइजिंग एमपीएस। अगर एमपीएस बढ़ेगा तो एमपीसी, हाँ बच्चों, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस, मैंने हिंट दे तो दिया था मतलब, अगर एमपीएस बढ़ेगा तो एमपीसी, कंजम्पशन कम होगी तो डिमांड, एग्रीगेट डिमांड भी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन भी अगर कम होगी तो फ्यूचर की इनकम भी, फ्यूचर की कंजम्पशन भी, तो ये तो और कम 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 होता जाएगा, ये तो और कम 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 होता जाएगा।
तो इतना कम करके क्या करना है भाई, मर जाएंगे हम तो। तू क्यों हंस रहा है? तो जितना आप उसे रिड्यूस करते जाओगे आप तो उतना, उसके बाद तो आपकी मतलब रिसेशन में और रिसेशन में घुसते जाओगे। इसी क्वेश्चन को इनडायरेक्टली अभी बात करूंगा, मन्ना जौहर, सारा चावला, हिमांशी, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, कि हम ये सोचते हैं कि रिसेशन है तो पैसे सेव कर लो, कल होना हो, उससे तो और रिसेशन बड़ा हो जाएगा। तो दिस इज द थिंग जो अभी डिस्कस कर रहा हूं। दोबारा से एक क्वेश्चन दिखाता हूं विदाउट गिविंग टाइम। इज इनडायरेक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, जो भी उसका नाम था, एंड में था कीन्स। कौन सी कीन्स मुझे नहीं पता, आई एम नॉट कीन टू नो विच कीन्स। नाउ आ गया मैं इस क्वेश्चन पे, और हाँ उत्तर वो भी बोल सकते हैं, बट नहीं देखो, इनकम आप जितना सेव कर रहे हो उतना आप कोशिश करोगे इन्वेस्ट करने की, बट नहीं कर पाओगे ना उसको इन्वेस्ट। हम कहते हैं हम सेविंग को इन्वेस्ट करते हैं, बट हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि लोग खर्च ही नहीं रहे। लोग खर्चेंगे नहीं, डिमांड नहीं करेंगे, तो आप क्या एडिशनल इन्वेस्टमेंट डालोगे? रादर योर मल्टीप्लायर विल स्टार्ट, क्योंकि एमपीसी के साथ हमारा क्या रिलेशन होता है? डायरेक्ट। एमपीसी के साथ हमारा, पढ़ा था हमने, एमपीसी के साथ हमारा क्या रिलेशन है? डायरेक्ट मल्टीप्लायर का। हाँ यस, तो वो तो नेशनल इनकम डेल्टा वाई तो डिक्रीज होगा ना, तो आप जिस मर्जी एंगल से बता दो उसे। अब ये रहा आंसर, मैंने आपको 1 मिनट दे देना बेटा, 1 मिनट दे दे पुत्र, आराम आराम से देखते हैं, अब समझते हैं। सम टोटल ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस इज यूनिटी। इंक्रीज इन एमपीएस वुड लीड टू डिक्रीज इन एमपीएस, बढ़ेगा तो एमपीसी, मैंने तो इसलिए ड्राइंग वाइज याद किया। एमपीसी डिक्रीज होगा, प्लीज यहाँ इंग्लिश मत समझो, इस ड्राइंग को सिंपल फ्लो चार्ट। एमपीसी डिक्रीज होगा तो लेसर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम विल बी गोइंग ऑन, कंजम्पशन कम होगी तो वाइटल फैक्टर ऑफ, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही तो मेन फैक्टर है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर थोड़ी मेन फैक्टर है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के 2 कंपोनेंट्स हैं, कंजम्पशन एंड, बट वाइटल फैक्टर क्या है? कंजम्पशन। So one of the factor which affects your aggregate demand is consumption. So if your additional consumption is going down, your aggregate demand will also go down, and this may further lead to fall in equilibrium. And national income means equilibrium level of income. Clear है मैडम? पक्की बात? कुछ होता है? सर इसको ऐसा नहीं कर सकते कि एमपीसी का फॉर्मूला चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई होता है, तो एमपीसी अगर कम होगा तो मतलब चेंज इन सी भी कम होगा, चेंज इन कंजम्पशन कम होगा, एंड वो चेंज इन वाई डिनोमिनेटर में वो बढ़ेगा, तो एएस बढ़ेगा, क्योंकि नहीं बच्चों, क्यों? वो कैसे बढ़ेगा? आप देखो लिंक नहीं करे ना, आप ये कह रहे हो आप अपनी एडिशनल इनकम में से ज्यादा पैसे सेव कर रहे हो, बट कब तक कर पाओगे ये? क्योंकि अगर आपने कंजम्पशन कम कर दी तो आगे इनकम तो जनरेट, जब इनकम ही जनरेट नहीं हुई तो एडिशनल सेविंग कहां से लाओगे? और क्लियर है बच्चों मेरी बात? सारा इज दैट पॉइंट क्लियर? हाँ बेटा। यस सर। So इसमें can we use कि aggregate demand is less than aggregate supply? नहीं बच्चों, वो क्यों बोल रहे हैं? वो ये कह रहे हैं इकोनॉमिस्ट आर कंसर्न किस लेवल से रिलेटेड है कि इकोनॉमिस्ट को एमपीसी से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इंडिया की इनकम अफेक्ट होती है, जीडीपी अफेक्ट होता है पुत्र, तो मुझे अल्टीमेटली उसे इनकम या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम से कंपेयर करना है पुत्र। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट ढूंढ लेना बच्चों, पढ़ लेना, मेरे को याद नहीं आ रहा, एक क्वेश्चन था पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, वो डिट तो इसी पैटर्न पे है बच्चों, और वो क्वेश्चन जरूर आता है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट, मुझे दिख नहीं रहा। पता नहीं कहाँ मर गया यार, ठीक है होगा, देख लेना हॉट्स में होगा या कहीं होगा। ऑलराइट, एग्जांपल नंबर 34, अब मैं ब्रेक नहीं दे रहा, त्रिशा मुझे सॉल्व कराएगी साथ साथ। यस त्रिशा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एमपीसी, मैंने यहां लिख दिया एमपीसी क्वेश्चन मार्क, बारी आपकी।
अब रुक जाओ, देखो मुझे नहीं पता आप क्या करती हो, मैं अपने बड़े पापा को कभी मिस करता ही नहीं, अपने दिमाग से जाने ही नहीं देता। उन्होंने बचपन से एक ही बात सिखाई कि बेटा जब तू क्वेश्चन पढ़ता है वो क्या पूछ रहे हैं, एमपीसी। अच्छा अब तू अपने आप से बात कर, तूने एमपीसी कैसे कैसे पढ़ा है। मैंने कहा मैंने एमपीसी या तो डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई पढ़ा है, या कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ा है, या इनडायरेक्टली सेविंग फंक्शन में पढ़ा है, कि वहां से एमपीएस निकल आएगा तो एमपीसी आ जाएगा। इसके अलावा तो मैंने एमपीसी के बारे में पढ़ा ही नहीं। तो मुझे एक विजन चाहिए कि क्वेश्चन जो मुझसे मांग रहे हैं वो कहाँ कहाँ से आ सकता है। अब एक बच्चा कहता है सर फिर तो उससे भी आ सकता है, वो किससे, कहता है उससे, वो किससे, कहता है एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। बिल्कुल ठीक कह रहे, आई डोंट माइंड। कहता है उससे भी आ सकता है, मगर किससे, कहता है उससे, मगर किससे, कहता है सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, सेविंग निकालूंगा एमपीएस आ जाएगा, एमपीसी आ जाएगा। तो मतलब पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दिमाग में आ गया कि मैं कहां कहां से उसे लिंक करके निकाल सकता हूं। एमपीसी नेवर ओनली मींस डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, wherever you have used it we have to remember. Yes, अब आगे पढ़ो बच्चों। If in an economy autonomous consumption is 500 crores, which means C C bar. 500 crores. Ex ante investments are 4,000 crores. यानी आय, क्योंकि आय बोलो या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोलो बात एक ही है, क्योंकि हम टू सेक्टर मॉडल में सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं, जो हमने assumption लिखी थी while explaining the concept of equilibrium level of income, while explaining the, क्योंकि assumption तो उसके अलावा कहीं लिखी ही नहीं। Only at the time of explaining the concept of equilibrium level of income हमने बात की थी कि there are 4 assumptions, one of them was investment here is autonomous investment. Yes मेरा बेटा, sorry. So the equilibrium level of income of the economy is 18,000 crores. इक्विलिब्रियम इनकम 18,000। बताओ क्या करूं, बाकी बच्चे खुद कर सकते हैं अगर करना चाहे, आई डोंट माइंड। आप साथ साथ सॉल्व करना चाहते हो, कर लिया, खत्म, बड़े तेज हो। So C bar is so AD equal to C plus I. कहती AD इक्वल टू C प्लस आई। रुक जाओ, चलो मेरी बारी। उस गधे के बच्चे ने मुझे क्या दे रखा है, तो मैं अपने दिमाग में बोलूंगा इक्विलिब्रियम कैसे आता है। AS is equal to AD and AS is equal to C plus Y कितना, I कितना। मैं बुक वाला नहीं कर रहा, मैं वो कर रहा हूँ जो सहज पके सो मीठा है, बच्चों को थोड़ा कैलकुलेशन से डर लगता है मेरे जैसों को। वो C निकाल लो, C आ गया, और C 14,000 कैन आई रीराइट इट एज 14,000 इज इक्वल टू C बार कितना प्लस B, ना तुम जानो ना हम, और Y। Now 14,000 minus 500 is equal to 18,000 B. So 13,500 is equal to 18,000 B. So next B is equal to 13,500 upon कितना आ गया? आपने कैसे किया? बस मैंने 2 पार्ट्स में लिखा, आपने सीधा लिख दिया होगा, बुक ने भी सीधा लिखा, which is fine also. We would have done it directly, but मैंने उसको स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में कि पहले कंजम्पशन निकाल लिया फिर उससे एमपीसी निकाल लिया। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी थी पुत्र। यस त्रिशा, आंखें बंद। नहीं ये कोई एग्जाम्पल 6 सब होमवर्क में कर लेना बच्चों।
आई हैव कवर्ड दिस क्वेश्चन इनडायरेक्टली, तो प्लीज एग्जांपल 6 जरूर होमवर्क में कर लेना पुत्र। एक एग्जांपल 6 था और एक नंबर 22, फिर बाकी नीचे से मैंने लिखे तो थे नंबर छाप के यार, 6 and 21, क्योंकि जो रेपिटेटिव है ना वो नहीं उठाए बच्चों, मैंने थोड़े डिफरेंट वाले उठाने की कोशिश की थी। 21 मुझे सारा कराएगी। सारा आर यू रेडी? यस सर। ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है बच्चों, पूरी बुक में एक ही क्वेश्चन है, टफ नहीं है बट पूरी बुक में एक ही क्वेश्चन है मतलब, इसीलिए वो इसको देख के गाना गाता हूँ। कौन सा? पल पल दिल के पास तुम रहती हो, क्योंकि मेरे नंबर ले जाती हो। यस यस सारा। Yes, sir. If an additional investment Oh. of 5. तुमने मेरे बड़े पापा को इग्नोर कर दिया सर अभी तो नहीं आया वही पंक्चुएशन। और तूने पढ़ा ही नहीं, तुला कहाँ पाई जे? अच्छा सॉरी डिटरमाइन द टोटल इंक्रीज इन इनकम, मतलब चेंज इन इनकम निकालना है। अब इसको निकालने के तो दिमाग में पूरा चैप्टर ही घूम गया। मल्टीप्लायर से भी आ सकता है, एमपीसी से भी आ सकता है, एमपीएस से भी आ सकता है, राइट? तो ठीक है। यस Yes, sir. If an additional investment of rupees 500 crores increases the income by 500 crores in the first round of the multiplier process. ये सर आगे पढ़ो। हाँ आपका राज है। Okay. By 450 crores in the second round, by 405 crores in the third round, and so on. Determine the total increase in income. पहले तो आप बताओ So ये we can. एक सेकंड मेरा बेटा, जल्दी मत कर। पहले तो आप मुझे बताओ ये क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेट हो पा रहा है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, क्योंकि डेल्टा आई दे दिया, डेल्टा वाई निकालने को कह रहा है। फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड, दारू का गिलास थोड़ी है फर्स्ट पैक सेकंड पैक। तो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड तो सिर्फ कौन सी जगह पे खेले थे? मल्टीप्लायर में खेले, और किसी में तो राउंड की बात। तो एक पिक्चर मिल गई, वो जो राउंड राउंड खेल रहे थे हम, दुनिया गोल है, हमारा मल्टीप्लायर का राउंड गोल नहीं है, वो सीधा सीधा है कॉलम वाइज। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे बच्चों, एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी? देखो मैं थोड़ा लंबा कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, आप उसका शॉर्टकट भी निकाल लेना। 500, उसकी वजह से डेल्टा वाई कितना आया? 500. कंजम्पशन मुझे नहीं पता, फिर वो क्या कहता है? 450 इन द, मतलब सेकंड राउंड की इनकम 450, यानी इसकी, क्योंकि यही सिखा रहा था प्रीवियस राउंड कंजम्पशन इज इनडायरेक्टली में यूज। फिर क्या कहता है पुत्र वो? 405 नहीं, उसने ये 405 बोला है, मुझे पता है सेम होते हैं। अब मेरा तो काम हो गया, अगर आप करना चाहो सारा तो आई एम डन विद द क्वेश्चन। Yes, sir. Sir, we can find out the MPC because 450 is 90% of 500. तो वो 0.9 हो जाए। He said I can find out because इसको एक बात पता लग गई, अगर ये ध्यान भी लगाती। इधर देख बेटा, मैं होता तो मैं कहता मैं एमपीएस निकाल लेता। क्यों? क्योंकि एमपीएस डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई विच इज 50 अपॉन विच इज 0 पॉइंट, जिससे अब मैं क्या निकाल सकता हूं? क्यों? क्योंकि इधर सुनो, ये तो मुझे डायरेक्टली करा रही है, मैंने अपने दिमाग में जब क्वेश्चन के राउंड पढ़े, मैंने अपने पास ये लिख के छोड़ दिया था। सच्ची बात बताऊं एग्जाम में, कि मुझे किसी भी कीमत पे डेल्टा आई तो दिया हुआ है, के चाहिए। अब के मैं चाहे 1/1 माइनस एमपीसी करके निकालू या के 1/एमपीएस करके निकालू, बात एक ही है। तो ठीक है, 1/एमपीएस। तो डेल्टा वाई विल बी इक्वल टू, क्लियर सारा मेरी बात? Yes, sir. पक्की बात लॉक कर दूं बेटा? Yes, sir. ऑल राइट। ओह ये क्वेश्चन तो लिखा भी हुआ था ऐसा, बट अच्छा इस बार मैंने 1 रुपी कर दिया ना।
वो 80 वाला एग्जांपल ये कर लेती, तो इसलिए मैंने जो आपको हैंड आउट दिया हुआ है उसमें ये ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, जो मैंने आपको डिक्टेट करके कराया। इस चैप्टर के नोट्स दे दिए, शायद दे दिए, किसी ने मांगे थे, मैंने ग्रुप पे डाल दिए थे, एडीएस के किसी ने मांगे थे, मेरे वाले नोट्स नहीं दिए। मैं फिर आज डाल दूंगा बच्चों, आज रात को याद दिला देना। हाँ बच्चों, पीडीएफ भी नहीं है अभी। सर इंडियन इकोनॉमिक्स के भी आपके नोट्स हैं? अभी आगे वाले बच्चों मेरे को अभी अमेंड करने हैं, 7 तक के मैंने कर लिए थे, वो दे दिए बच्चों। ओके सर। यार वो कहाँ गए क्वेश्चन? यस मन्नत आपके साथ क्वेश्चन 50। देखो क्वेश्चन तो मेरे से जितने मर्जी प्रैक्टिस कराते रहना बच्चों, बट जब तक आप खुद नहीं करोगे 100 क्वेश्चन तो क्लास में कर नहीं सकते। आई हैव गिवन दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पकड़ के हिंट कि कैसे आपको मूव करना है, अदरवाइज छोटा छोटा चेंज होगा आप तो अटकते रहोगे यार। तो मैंने कुछ क्वेश्चन अभी करा दिए, कुछ फिर से आगे दोबारा करा दूंगा, बट आज का ये क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या स्टार्ट करेंगे, बिकॉज दिस चैप्टर ऑफिशियली इज ओवर। प्रैक्टिस थोड़ी बहुत आप कह लो न्यूमेरिकल की और चाहिए हो तो बात अलग है। यस मन्ना जौहर। कहता है कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वर्ड किस में यूज होता है? सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट में, या फिर एडी इज इक्वल टू यानी वाई इज इक्वल टू सी प्लस। तो जब तक वाई और सी नहीं आएगा मैं आई कैलकुलेट, या फिर सेविंग आ जाए तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। डन। हाँ मेरा बेटा, इसको 500 लिख दो। मतलब सी बार प्लस बी वाई प्लस आई, और ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 50। हाँ जी, इंटू सिंपल। पता नहीं क्यों लोग ये क्वेश्चन पेपर में गलत करके आते हैं। होता हाँ ये क्या पूछ लिया, अरे भाई इक्वेशन में डालना है, इक्वेशन में वो चाहे सी बार पूछ ले, आपसे सी बार पूछ लेगा आपसे। तो इस पे बेसिकली इसी इक्वेशन पे y पूछ सकता है, सी बार पूछ सकता है, p पूछ सकता है, i पूछ सकता है, एमपीएस पूछ सकता है। पूछ ले, इक्वेशन तो सेम ही रहनी है यार, इक्वेशन विल रिमेन सेम। आज के लिए इतना काफी है, रेस्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। मैं अभी पहले वो पीडीएफ भेज देता हूँ बेटा।